जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन टू द यूनिवर्सिटी। आज हम लोग क्लास 11th के लीगल स्टडीज का एक नया चैप्टर देखते हैं, जो कि आपका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बाद का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सेपरेशन ऑफ पावर में हम क्या पढ़ेंगे, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। देखिए, जैसा कि पहले की क्लास में आपको बताया जा चुका है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं या 3 अलग अलग बॉडीज होती हैं जो मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम लेजिस्लेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशियरी पढ़ते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले लिख दिया मैंने और कौन सा बाद में लिख दिया गया। एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कम इंपॉर्टेंट है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नटशेल में आप लोगों को पिछली चैप्टर में ही बता दिया गया है कि ये तीनों बॉडीज जो होती हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में बांटने की जरूरत पड़ी क्यों? क्या जरूरत है गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करने की? ठीक है, तो उसके सबसे पहले हम आपको एक बार याद दिलाते हैं कि हमने उसी चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे, मतलब गवर्नमेंट कितने तरीके से बन सकती है। उसमें एक चीज थी मोनार्की। मोनार्की था जहां पे कि एक सिंगल व्यक्ति राजा हो या रूलर हो और उसके पास सारे पावर्स हो, मतलब कानून बनाने की, कानून का पालन करवाने की, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने की और ये देखने की कि किसने क्या गलत किया उसको उसका सजा देने की, या जुडिशियरी कह लें इसको हम। मतलब लेजिस्लेटिव भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है और जुडिशियरी भी वही है। तो होता क्या है कि एक ये बहुत फेमस सेइंग है कि पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स मतलब आपके पास अगर पावर है तो उसका आपको करप्शन आपके दिमाग में आएगा, आप उसका मिसयूज करना शुरू करेंगे। एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। और अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है मतलब अब आपके सामने कोई और किसी तरह का पावर रखता ही नहीं, उसको एब्सोल्यूट पावर कहेंगे, दैट एब्सोल्युटली करप्ट्स। अब वहां पे आप एब्सोल्युटली करप्ट हो जाओगे, मतलब आप इतना ज्यादा मिसयूज कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम जो था वही पहले चलता था हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मेडिवल पीरियड या हम कह लें टिल द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, जिसको हम 17th 18th सेंचुरी से रिलेट करते हैं, जनरली 18th सेंचुरी से रिलेट करते हैं, वो भी लेटर 18th सेंचुरी से रिलेट करते हैं। 1750 के बाद से कंट्रीज में ये फील होने लगा लोगों को कि मोनार्की या मोनार्की जो सिस्टम है राजवंशों वाला, एक सिंगल रूलर वाला, वो गलत है, वहां पे जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो वहीं से फीलिंग आई कि पावर को सेपरेट किया जाए। ठीक है, पावर को सेपरेट कैसे किया जाए भाई? तो फिर दिमाग में आया कि पावर को सेपरेट करने के लिए जो एक व्यक्ति है जिसके पास इतने सारे पावर्स हैं उसके पावर्स कम कर दिए जाएं। ठीक, उसके पावर्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स, पावर करप्ट्स और लेस पावर लेस करप्शन। जो कम पावर होगी तो आपको कम करप्ट करेगा, है ना? बहुत बेसिक सी चीज है, इसको आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसी के बेस पे जब ये चीज फीलिंग आने लगी लोगों के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आने लगी, जो अच्छे फिलोसोफर्स थिंकर्स थे उनके अंदर आने लगी कि कैसे इसको किया जाए। ठीक है, तो इसी चीज को फॉलो करने के लिए कि जो एब्सोल्यूट पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो जा रही है तो कितना करप्ट हो जा रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक, इसी कारण ये कंसेप्ट आया सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये ऐसे कह लें कि कहां से कैसे आया। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे फिलोसफर थिंकर जिन्होंने सोचा पहली बार और उसको फिर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो वो हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें एक नाम मिलेगा, मॉन्टेस्क, बैरन डी मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क इनका नाम था, इनका पूरा नाम बैरन डी और मॉन्टेस्क। ठीक, बैरन डी मॉन्टेस्क। आप अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से के स्टूडेंट है, आप आपने क्लास 9th में हिस्ट्री में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें इनका नाम आपको मिला होगा, बैरन डी मॉन्टेस्क। एक ये फ्रेंच थिंकर थे। कौन थे?
फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच थिंकर कह लीजिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह लीजिए, सोसाइटी थिंकर कह लीजिए, जो भी इनको कह लीजिए, फिलोसोफर कह लीजिए, वॉटेवर, ये सब थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक जनरल वर्ड हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन टॉपिक्स की रिसर्च और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे बैरन डी मॉन्टेस्क, उनके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज हाँ, एक चीज और जान लीजिए, बैरन डी मॉन्टेस्क को ये क्रेडिट दिया जाता है कि ही वाज द पायनियर ऑफ ब्रिंगिंग दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये पायनियर माने जाते हैं। पायनियर मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करने वाला, ठीक है। कोई भी चीज शुरू होती है तो उसका सबसे पहले जिसने इंप्लीमेंटेशन किया होता है उसको पायनियर बोलते हैं। तो बैरन डी मॉन्टेस्क ऑफ फ्रांस, हु वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इज कंसिडर्ड टू बी पायनियर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पहली चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। अब दूसरा बात आता है कि आखिर में इनको ये सोचना क्यों पड़ा, व्हाई ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेपरेटिंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस में मोनार्की चलती थी, और जब ये अपनी सब अपना सब आप ऐसे कह लें अपना कंसेप्ट वगैरह बिल्ड कर रहे होंगे, जो स्टार्टिंग फेज था 18th सेंचुरी का, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी, आप समझ सकते हैं कुछ 1710 के आसपास, इसके 2-4 साल इधर या 10-20 साल उधर कर लीजिए, आपको डेट में नहीं जाना है। उस वक्त फ्रांस में एक रूलर था, लुइस 14 का इन्होंने देखा कि कैसे वो राज करता है, हाउ ही रूल्स, और इनको दिखा कि ही सो डिस्पोटिक मतलब जो बात मैंने कह दी वो कह दी, मेरे बात के आगे कोई बात नहीं की जाएगी। ही वाज सो ऑटोक्रेटिक मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कंसेप्ट हमारे इंडिया में चलता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। और दूसरा तीसरा की मतलब जनता, पीपल आर नथिंग फॉर हिम, ऐसी करके चीजें हैं। एकदम एब्सोल्यूट पावर था, एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, इसीलिए एब्सोल्यूट क्या था, सोचिए, करप्शन था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये उसके समय पे देख रहे थे, सोच रहे थे, इनको लग रहा था बड़ी, जो भी इनके दिमाग में चलता हो, नाउ आई डोंट नो। फिर ये 1720s के आसपास वहां गया, 1720s या आप 1730s भी कह सकते हैं, इसका भी आपको एग्जैक्टली डेट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में इन्होंने देखा कि वहां पे गवर्नेंस कैसे चल रही है। अब इंग्लैंड देखिए, बात थी कि तब तक इंग्लैंड क्या कर चुका था, अपने को काफी आगे ले जा चुका था, ठीक है। वो आगे ले गया अपने को सब चीजों में, इसीलिए उसने लगभग पूरे वर्ल्ड पे राज भी किया एक समय। ब्रिटिश एम्पायर जो उन्होंने स्टैब्लिश किया, कॉलोनाइज किया बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक, वहां का पूरा रूल रेगुलेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब लोग बहुत खुशहाल रह रहे हैं। रूलर जो है, बीइंग क्वीन और क्वीन भी, किंग और क्वीन होते हुए भी जनता का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, बड़े इंप्रेस हुए ये, ठीक है। और उन्होंने वहां देखा जॉन लॉके, एक थिंकर थे इंग्लैंड के, जॉन लॉके या लॉक, क्या पढ़ा जाएगा आई डोंट नो, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ई है लास्ट में, इतना ध्यान रखिए। इनका उन्होंने देखा, जीन जैक्स लॉकेज इनका नाम है पूरा, जीन जैक्स लॉकेज, हाँ, जैक्स बीच में आता है, ठीक है। बस आपको ये नाम याद रहना चाहिए कि इंग्लैंड में जो पूरी गवर्नेंस चल रही थी वो किसके प्रिंसिपल्स के बेस पे थी, वो जीन जैक्स लॉके के बेसिस पे थी। उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, बहुत अच्छा लगा इनको, ठीक है। तो ये वापस फ्रांस आए, ठीक। अभी जब फ्रांस वापस आए तो इन्होंने एक किताब लिखी, जो कि पब्लिश हुई ईयर 1748 में। ईयर 1748 में मॉन्टेस्क की किताब पब्लिश हुई, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ईयर के साथ याद रखना है। 1748 में इनकी किताब आई, द स्पिरिट ऑफ लॉज, किसकी, बैरन डी मॉन्टेस्क की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस किताब में इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, पूरा, he laid down the principles, he laid down the method or the process through which a better governance can be achieved. That was the book. It was published in 1748 and the name of the book was The Spirit of Laws, ठीक है। अब उस किताब को जब इन्होंने पब्लिश किया तो वो किताब फ्रांस में लोगों के पास पहुंचने लगा, वो पूरा मैसेज पहुंचने लगा, ठीक है। और आपको अगर याद हो और नहीं याद हो तो जान लीजिए कि 1789 में कहा जाता है कि 1789 में फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की केम टू एन एंड एंड न्यू गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड, न्यू गवर्नेंस वाज
established, ठीक है। और ये सब क्यों हुआ? लोगों ने जब 1748 की इनकी किताब पढ़नी शुरू करी तो लोगों के बीच में मैसेज पहुंचा कि असल गवर्नेंस होती कैसी है, जनता को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। और फिर लोगों में क्या आया? डिस्कंटेंट। डिस्कंटेंट मतलब लोगों को बुरा लगने लगा। और फिर वही 1750, 60, 70 तक चला और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। वो एक अलग टॉपिक है, उसको यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको थोड़ा रिकॉल करिए। और अंततः एट लास्ट इन 1789 फ्रांस गेव अप द एग्जिस्टिंग मोनार्की सिस्टम एंड न्यू गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, उसके बाद आपकी असेंबली सिस्टम आया, फिर बहुत सारी चीजें हुई, उसमें भी हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। यही नहीं, इनकी इसी स्पिरिट ऑफ लॉस किताब की वजह से वर्ल्ड के कई कंट्रीज में ऐसे चेंजेस आए। जैसे हम अमेरिका को अगर ले लें एग्जाम्पल, अमेरिका में 1787 में यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1787 में यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड दैट वाज, वी कांट से दैट लूजली बेस्ड एंड वी कांट इवन से दैट इट वाज कंक्रीटली बेस्ड। मतलब ना पूरी तरह से इसी पे बेस्ड था और ऐसा भी था कि बहुत हल्का फुल्का लिया। ठीक ठाक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, ठीक ठाक आइडियाज लिए गए इस किताब से। और 1787 में यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया वो भी इस पे ही बेस्ड था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वाज द पायनियर ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट दिस न्यू गवर्नेंस सिस्टम फॉर द वर्ल्ड। उसके बाद आप जानते हैं, जस्ट इज द हिस्ट्री, यूएसए के बाद 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक बहुत सारे देश आजाद हुए। हम लोग भी उसमें से एक हैं और हमारा भी बहुत सारा पार्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और इधर उधर से लिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला चीज, मॉन्टेस्क डॉक्ट्रिन, ठीक। अब हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क ने अपने इस डॉक्ट्रिन में कहा क्या। मॉन्टेस्क ने अपने इस डॉक्ट्रिन में क्या बोला? बहुत सिंपल सी चीज है। फीचर्स को हम कह सकते हैं, फीचर्स के फॉर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं। मॉन्टेस्क ने सिंपल चीजें कही, बहुत आसान है, आप बुक में पढ़ोगे आपको समझ में भी अब आ जाएगा। इसने पहली चीज जो कही कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक बॉडी में या एक इंडिविजुअल में। एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर एक के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स शुड बी डिफरेंट। ऑल ऑर्गन्स शुड बी डिफरेंट। तीनों ऑर्गन्स डिफरेंट होने चाहिए। अलग अलग बॉडीज या अलग अलग इंडिविजुअल्स में तीनों पावर्स वेस्टेड होनी चाहिए, ठीक। वैसे जनरली इंडिविजुअल्स की बात वो करते नहीं थे, क्योंकि फिर जहां एक इंडिविजुअल को पावर मिल गया ना, फिर वो करप्शन आने लगेगा। अब ऐसे सोचिए कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का एक सिंगल जज है जो कि पूरे देश के लिए देख रहा है जुडिशरी, तो उसको जो मन करेगा वो करेगा ना। ऐसे क्या होता है कि एक जज कहता है कि हाँ ये दोषी है, दूसरा कहता है नहीं है। अब देखते होंगे जो बड़े बड़े जो केस होते हैं उसमें बेंचेस बैठती हैं। बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। तो सब चीजें बहुत जरूरी थी। तो पहली चीज उन्होंने कहा एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑर्गन्स शुड बी डिफरेंट, ठीक है। नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के कामकाज में डिफरेंस इंटरफेरेंस नहीं करनी है, ठीक है। इंटरफेरेंस नहीं करनी है मतलब लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, तो वो कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कानून नहीं बनाएंगे। हालांकि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है एक टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है जिसमें लेजिस्लेटिव ही एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव को भी और जुडिशरी को भी कि आप थोड़े बहुत छोटे मोटे नियम बना सकते हैं। तो उसको ऐसे नहीं मानना है कि कैसे ऐसा हो गया, वो इसी का पार्ट है, दैट देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। एग्जीक्यूटिव का पार्ट है इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव करेगा, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब काम एग्जीक्यूटिव का है। और जुडिशरी का काम है रिव्यूज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो जुडिशरी का काम होना चाहिए। तीनों अपना अलग अलग काम करें, कोई इंटरफेरेंस ना रखें। ये इनके बेसिक फीचर्स थे इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के, जिन्होंने किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बात तो फिर वही हो गई है ना। पहले हमने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर तीनों पावर नहीं होनी चाहिए। तीनों पावर नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसको करप्ट कर देगा। फिर आपने कहा कि ठीक है इसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। तीन पार्ट में बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बात तो फिर वही आई ना। अब जब लेजिस्लेटिव को पता है कि कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है हमारे बीच में, हम कुछ भी करें, कोई भी कानून बनाए, कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, सोचिएगा। एग्जीक्यूटिव सोच रहा है हम चाहे जैसे वो करें, क्या कहते हैं, कानून का पालन करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि तो नॉन इंटरफेरेंस आ चुका है।
जुडिशरी कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, कैसे जस्टिस डिस्पेंस करना है वो मेरा काम है, उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अब ये भी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई ना थोड़ी सी, ये तीनों अलग अलग तो हो गए, अलग अलग हाथों में चले गए, बट अब वो अलग अलग अब अपने मन का करेंगे। तो इसके लिए लाया गया चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, तीनों जो आपके ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक, इनको कुछ इस तरह से इंटर रिलेट किया गया जिससे कि ये एक मीन्स क्या कहूँ मैं उसको, अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं ये आपके सीबीएसई के लीगल स्टडीज 11th की बुक में एक डायग्राम दिया होता है, इसके थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं ये डायग्राम, ठीक है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। अब देखिए इस पर मैं मार्क करके आपको समझा देता हूँ कि कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस की, चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब होता है कि किसी की पावर को चेक करना कि उसको मिसयूज ना कर पाए, और बैलेंसेस मतलब होता है कि पावर का बैलेंस बनाए रखना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझिए कि देखिए लेजिस्लेटिव ब्रांच लिखा हुआ है ऊपर, और देख सकते हैं आप ये उसके नीचे दो हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है। तो देखिए लेजिस्लेटिव कैसे कैसे रोक सकता है एग्जीक्यूटिव को, मे रिजेक्ट अपॉइंटमेंट्स, मे रिजेक्ट ट्रीटीज, मे विदहोल्ड फंडिंग, मे इम्पीच प्रेसिडेंट एंड मे ओवरराइड अ वीटो। इतने काम ये कर सकता है अगर इसको लगता है कि एग्जीक्यूटिव ने काम गलत किया है। उसी तरह आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, may propose constitutional amendment to overrule judicial decision, may impeach Supreme Court justice and may reject appointments to the Supreme Court। इसको अगर ये चीज़ें गलत लगती हैं जुडिशरी के थ्रू तो वो इसको रोक सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप जब एग्जीक्यूटिव ब्रांच को देख रहे हैं तो उसके भी देखिए एरोज बने हुए हैं लेजिस्लेटिव की तरफ और जुडिशियल की तरफ, और इसी तरह जुडिशियल का देखिए एरोज बना हुआ है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की तरह, ठीक है। इस डायग्राम को समझना कैसे, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जस्ट ये मैंने आपको एक तो एक्सप्लेन कर दिया है लेजिस्लेटिव ब्रांच का कि वो कौन से एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूटिव के रोक सकता है और कौन से एक्टिविटीज़ जुडिशरी के रोक सकता है। इसी तरह आप एग्जीक्यूटिव के देख रहे हैं, उसके भी बहुत से एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं जो लेजिस्लेटिव के रोक सकता है, जैसे मे वीटो बिल्स, मे एडजर्न कांग्रेस, ठीक है। और इसी तरह आप जुडिशरी का देखेंगे तो वो क्या कर सकता है, मे डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो ये तरीका है चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करने का, जिससे कि तीनों ब्रांचेस गवर्नमेंट की, तीनों ब्रांचेस की मिसयूज ऑफ पावर को रोक सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे काम कर रहा है। और लास्ट में आता है आपका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर लाने का इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वो कुछ ऐसा नहीं है इसमें, इम्पैक्ट यही हुआ कि पूरे दुनिया के लोगों को समझ में आया कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और दुनिया भर के बड़े बड़े डेमोक्रेसीज आज जो हैं, यूएसए है आपका, इंडिया है हमारा, ठीक है, जो सफल डेमोक्रेसीज हैं, सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं, इन्होंने इस थ्योरी पे बेस करके अपनी गवर्नेंस को स्टैब्लिश किया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स आज के समझ में आ गए होंगे, और कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो अगेन द सेम थ्योरी इज देयर, यू कैन पुट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।